देश भर में 37 जगहों पर आयोजित हुआ 10वां रोजगार मेला। 51,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में की जा रही है पारदर्शी व्यवस्था कायम। गाजा में इजराइल की जमीनी कार्रवाई शुरू। शुक्रवार की रात हमास की 150 सुरंगें की गई नेस्तनाबूद। सऊदी रूस ने कार्रवाई को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। महुआ मोइत्रा को लोकसभा आचार समिति का नोटिस। कैश के बदले सवाल मामले में 2 नवंबर को पेशी। समिति ने कहा नहीं मिलेगी और छूट। मोइत्रा ने मांगा था 5 नवंबर तक का वक्त। सरकार ने तय किया प्याज निर्यात का न्यूनतम मूल्य प्रति मीट्रिक टन $800 अमेरिकी तय। 31 दिसंबर तक रहेगा लागू। कीमत नियंत्रित करने के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज की भी करेगी खरीदारी। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में अमित शाह की चुनावी रैली। कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 3 परिवार बनते काम का कर देगी भंटाधार। छत्तीसगढ़ कांकेर में राहुल की रैली। भाजपा ने कहा, राहुल की घोषणाएं नहीं चढ़ पाती परवान। और क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड पर रोमांचक जीत। 5 रन से दी मात। एक अन्य मुकाबले में नीदरलैंड ने बांग्लादेश को 87 रनों से हराया। एशियाई पैरा खेलों में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन। भारतीय दल ने जीते रिकॉर्ड 111 पदक। पीएम मोदी ने पदकों के शतक पूरा होने पर जताई खुशी। कहा, यह एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का है परिणाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन्हें 37 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले के दौरान वितरित किया गया। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का भी अवसर मिल रहा है। कर्मयोगी प्रारंभ IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जिसमें कहीं भी किसी भी डिवाइस से सीखने के प्रारूप के तहत 750 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि SSC ने भर्ती परीक्षाओं को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में लेना भी शुरू कर दिया है। हमने भर्ती प्रक्रिया को ना सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है, बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। SSC के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है। इजराइल गाजा के बीच चले आ रहे संघर्ष को 22 दिन हो चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ युद्ध और तेज हो रहा है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में घुसकर जमीनी कार्रवाई को अंजाम दिया और अब गाजा की ओर से इजरायली टैंकों ने भी बम बरसाना शुरू कर दिया है। गाजा की ओर से इजरायली टैंकों ने भी बम बरसाना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि अब इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
हमास के खिलाफ इजराइल ने 7 अक्टूबर को ही युद्ध का ऐलान कर दिया था। अभी तक वो हवाई हमले कर रहा था, लेकिन अब उसके बढ़ते हुए टैंक ये जताने के लिए काफी है कि वो आतंकवादियों को हर कीमत पर सबक सिखा कर रहेगा। इजरायली सेना ने जानकारी दी है कि शुक्रवार रात उत्तरी गजा के इलाके में घुसकर जमीनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और हमास की 150 सुरंगों को नष्ट किया गया है। गाजा में हम युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कल रात IDF बलों ने उत्तरी गाजा में प्रवेश किया और क्षेत्रीय अभियान का विस्तार किया। इस ऑपरेशन में पैदल सेना, बख्तरबंद, लड़ाकू इंजीनियरिंग और तोपखाने बल शामिल हैं जो भारी गोलीबारी के साथ हैं। वहीं हमास द्वारा अभी भी बंधक बनाए गए करीब 200 लोगों की रिहाई को लेकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मांग की कि जल्द से जल्द बंधकों को छुड़ाया जाए। हम जवाब चाहते हैं। हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। हम अपने परिवार और बंधकों के लिए डरे हुए हैं। हम उन्हें सुरक्षित घर लाना चाहते हैं। वहीं हमास पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई से अब तक करीब 7500 लोग मारे जा चुके हैं। शनिवार को गजा में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहीं। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने दावा किया है कि ये मोबाइल सेवाएं इजरायली बमबारी की वजह से बाधित हुई हैं। दूसरी ओर गजा स्थित अस्पतालों को जरूरी दवाओं और अन्य सामानों से लदे 6 ट्रकों ने मिस्र सीमा से लगते हुए राफा क्रॉसिंग को शुक्रवार को पार किया। अब तक गजा में 80 से ज्यादा ट्रक राहत सामग्री लेकर पहुंच पाए हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC अंततः तत्काल आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं के साथ कुछ ट्रक लाने में सक्षम हो गई है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसे अस्पतालों में वितरित किया जाएगा जहां आपूर्ति कम हो रही होगी। इजराइल हमास संघर्ष में इजराइल में करीब 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। टेल अवीव, अश्कलोन सहित इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट और मिसाइलों के हमले का खतरा अभी भी बना हुआ है। अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और केरल के मल्लपुरम में शुक्रवार फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली में हमास नेता खालिद मशेल के वर्चुअल संबोधन दिया। उसने भारतीय संस्कृति के खिलाफ रैली में काफी जहर उगला। ये रैली जमाते इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडेटरी यूथ मूवमेंट नाम के संगठन द्वारा आयोजित की गई थी। अब राज्य सरकार से इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। रैली में हमास के आतंकी नेता को शामिल करने पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने रैली के पोस्टर को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। सुरेंद्रन ने सवाल किया कि कहां है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केरल की पुलिस। वहीं भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने भी पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। देश और देश की सरकार किसी भी आतंकवादी संगठन का विरोध करते हैं और हमास का हम विरोध करते हैं, लेकिन हमास का प्रतिनिधि वहाँ पे आना, उसको मीटिंग करना, बैठक करना, ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय विरोधी गतिविधि है और वहाँ की सरकार की भर्त्सना करते हैं। उनको रोकना चाहिए इसके अंदर। और लगातार ऐसा ये इंडिया अलायंस के जो लोग हैं लगातार ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिसमें हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाए, सनातन धर्म को नीचा दिखाया जाए, और उस प्रयास की एक कड़ी जो पहले सनातन के लिए बोला गया उस कड़ी का ही ये अंग लगता है। प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने को लेकर सरकार ने एक और कदम उठाया है। निर्यात होने वाली प्याज का मूल्य सरकार ने तय किया है। प्रति मीट्रिक टन इसकी कीमत अब 800 अमेरिकी डॉलर की होगी। यानी निर्यात के लिए सरकार ने 67 रुपए प्रति किलो का मूल्य तय किया है। ये कीमत 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। वहीं सरकार 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज बफर स्टॉक के लिए खरीदेगी। बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन पहले ही खरीदारी कर चुकी है। ये सभी प्रयास घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है। जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। इसी कड़ी में जहां आज से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के प्रवास पर हैं, तो वहीं बीजेपी का किला भेदने के लिए दमोह पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए वादों की झड़ी लगा दी, तो भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा।
बहन ज्योति मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गरजे और खूब गरजे। छिंदवाड़ा में उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ को उनके विधानसभा क्षेत्र में तो जमकर खरी खरी सुनाई और परिवारवाद पर हमला बोला। गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय बंटाधार परिवार, ये 3 परिवार कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। और जहां 3 तिगड़ा होता है ना, वहां काम बिगड़ जाता है। हमारे गुजरात में कहावत है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। और यहां पर क्या होता है, आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ का चलता है, और जब गलती होती है तो चाटा बिचारे बंटाधार दिग्विजय के गाल पर ठोक देते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी प्रचार में तेजी ला रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दामोह जनसभा में प्रदेश की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों का जीवन संघर्ष में बीत रहा है। वहीं उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के दांव पेच से महिला मतदाताओं को बचने की भी सलाह दी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए कि भाजपा सरकार ने प्रदेश का विकास नहीं किया, इसलिए राज्य से पलायन अभी भी जारी है। तो पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि रोजगार आपको मिल रहे हैं। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। जबकि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे दिन कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से जनसंपर्क करने में जुटे रहे। उन्होंने धार में 12वीं कक्षा में टॉप करने वाली छात्रा के घर जाकर मुलाकात की, तो वहीं उन्होंने बुरहानपुर में कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। महेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई। 1250 से बढ़ा के 1500, 1500 से बढ़ा के 1750, 1750 से बढ़ा के 2000, 2000 से बढ़ा के 2250, फिर 2500, फिर 2750 और अंत में कितने करूंगा? 3000 करूंगा। जबकि 90 विधानसभा सीटों वाले पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कांकेर कोडेगांव में चुनावी रैली की। उन्होंने भाजपा सरकार पर राजनीतिक हमले तो किए, रैली में उन्होंने जातिगत जनगणना की बात एक बार फिर दोहराई। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस की सरकार अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करेगी। कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। घोषणा करने में राहुल गांधी आजकल कमाल का काम कर रहे हैं। बयान बहादुर, घोषणा बहादुर। इसको बंद करो। घोषणा करना है, करना तो है नहीं, तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है? जबकि सत्ता में वापसी के लिए भाजपा भी चुनावी प्रचार में तेजी ला रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने रायपुर में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न को लेकर अधिकारियों पर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा का झंडा लेकर जाने वाली गाड़ी को राज्य में रोका जा रहा है। भाजपा नेताओं को डराने के लिए उनकी हत्या की जा रही है। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को, जबकि 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए मतदान होगा। मुख्य चुनावी मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच में है। एक ओर शिवराज सिंह अपनी सत्ता बचाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की साख दांव पर है। डीडी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान और मिजोरम में भी चुनाव प्रचार पूरे रंग में दिख रहा है। मिजोरम में भी 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो यहां पर नेता अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो राजस्थान में अभी निष्ठाएं बदलने का दौर जारी है। राजस्थान में कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिजोरम में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले की केंद्र सरकारें पूर्वोत्तर पर ध्यान नहीं देती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति को लागू कर पूर्वोत्तर को मुख्य धारा में शामिल किया। नड्डा ने कहा कि पूर्वोत्तर में विकास कार्य काफी तेजी से हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्ट ईस्ट
इस नीति के तहत पहली बार नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने। इधर राजस्थान में कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य की जनता से झूठे वायदे किए हैं। वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ, आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। जैसे जैसे जनता का वोट बढ़ रहा है वैसे वैसे वो नेता जा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए नहीं है। अभी मैं पब्लिक में जाकर आया, एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड के रांची में संकल्प यात्रा 2023 के समापन पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो केवल अपनी सेवा के लिए बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब जेएमएम और कांग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं, कुर्सी गर्म करके तिजोरी गर्म करने के लिए बैठते हैं। और वहीं सांसद भारत दर्शन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सांसद अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र से 21 बच्चे किताब से बाहर निकलकर देश भ्रमण के उद्देश्य से भारत दर्शन के लिए निकले हैं। वे पहले दिल्ली गए, जहां वो उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से मिलने के पश्चात गुजरात आए। गुजरात में उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी गांधीनगर का दौरा किया और आनंद की अमूल डेयरी देखी और गुजरात के विकास को देखा। आज वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखकर भाव विभोर हो गए। कि जितने होनहार और मेधावी बच्चे हैं उनको किताबों से बाहर निकल के अलग अलग स्टेट्स में जाके अलग लोगों से मिलके अलग जगहें देख के सीखने का मौका मिले। और ये जो 21 लड़के आज आए हैं ये सारे 550 प्लस एप्लीकेशंस में से इनका सिलेक्शन हुआ है। इनका पहले रिटन टेस्ट हुआ था, इनका इंटरव्यू राउंड हुआ था, उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ है और इनका ये 8 दिन का टूर है जिसमें ये न्यू दिल्ली और गुजरात का भ्रमण करने वाले हैं। तो मैं इनके बिहाफ पे डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। गुजरात में आना हमारे लिए बहुत भाग्यशाली था। हमने यहाँ पर आके यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वेशभूषा और अन्य कई चीज़ों को देखा। इसका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि एकता का सबसे बड़ा मूर्ति है इस देश की, तो हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि 31 अक्टूबर को माननीय पीएम सर भी यहीं पे आ रहे हैं। उनके आने से पहले हम यहाँ पे आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय है। गुजरात में आईआईटी, आईआईएम देखा, अब उसके बाद हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्त है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमें गुजरात में आके बहुत अच्छा लगा। गुजरात में इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इधर की बिल्डिंग्स, इधर के रोड्स, तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, क्योंकि उन्हीं का ही शहर है, उन्हीं का ही ये प्रदेश है, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। और देश भर में यूपीआई से लेन देन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से लोगों के भुगतान करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। चाय की दुकान से लेकर सब्जी की रेहड़ी लगाने वालों के साथ साथ मल्टी ब्रांड खुदरा दुकानों तक हर जगह यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान रोजमर्रा के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। पिछले 6 महीने में यूपीआई डिजिटल पेमेंट को रोल आउट किया गया, लेकिन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को इस तरह के पेमेंट गेटवे को तैयार करके क्रियान्वयन के स्तर तक लाने में सालों लग गए। रिपोर्ट देखिए।
तो आपने देखा कि एक ये 10 रुपए की जो चाय है, इसको पेमेंट करने के लिए आपको अब सिर्फ मोबाइल की ज़रूरत है। क्या है ये यूपीआई पेमेंट सिस्टम, क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे ये भारत का स्वरूप बदल रहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। यूपीआई का उपयोग रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक सभी जगह पर किया जा रहा है। सर यही है, किसी के पास छूटा नहीं होता तो यूपीआई कर सकते हैं। वो जो पेटीएम है, इससे खुलने की समस्या खत्म हो गई और सीधा बैंक खाते में जाता है पैसा। साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार आज भारत दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन करने वाला देश है। वैश्विक स्तर पर होने वाले डिजिटल लेन देन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 46% है। भारत के बाद ब्राजील, चीन, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देश आते हैं। वर्ष 2016 में मात्र 10 लाख लेन देन के आगे बढ़ते हुए यूपीआई ने अब तक 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ लेन देन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। आज क्यूआर कोड एक करिश्मा की तरह हो गया है। To the next innovations like UPI on QR, credit card on QR, credit card RuPay, we already have it, and now buy now pay later kind of services from banks. UPI is India's answer to the global payment systems. डिजिटल भुगतान के मामले में भारत ने तेजी से सफलता की नई इबारत लिखी है। बहुत से बड़े देशों की तुलना में भारत ने कहीं अधिक तेज रफ्तार के साथ इस डिजिटल पेमेंट क्रांति को संभव करके दिखाया है। भारत ने यूपीआई डिजिटल पेमेंट प्रणाली को केवल 6 महीने में चालू कर दिया। इसके उलट बहुत सी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ऐसा करने में वर्षों लग गए। इतनी छोटी अवधि में एक सफल और सुरक्षित पेमेंट गेटवे तैयार करके उसे क्रियान्वयन के स्तर पर ले जाना दुनिया के लिए मिसाल बन गया। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तुलना में भारत का रियल टाइम पेमेंट बाजार कहीं अधिक सुदृढ़ है। भारत आज सर्वाधिक डिजिटल लेन देन वाला देश है और इसमें 75% हिस्सा यूपीआई लेन देन का है। डिजिटल लेन देन में क्रांति की ये कहानी यही नहीं रुकने वाली। इसमें 2026 तक 4 गुना वृद्धि होने की संभावना है। पिछले 5 वर्षों में यूपीआई लेन देन 40 गुना से भी अधिक हो गया है। So in the last few years we made huge progress in digital payments. So the number of transactions in digital payments are increasing year on year. भारत के डिजिटल भविष्य के संदर्भ में यूपीआई गेम चेंजर बनकर उभरा है। निर्बाध, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल लेन देन को संभव बनाने वाली इस प्रणाली ने आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज यूपीआई भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल भुगतान का साधन बन चुका है। हम कुछ डोमेन्स में थॉट लीडर बने भी हैं, जैसे यूपीआई है। हमारी थॉट लीडरशिप का परिणाम है जो आज डिजिटल पेमेंट सिस्टम में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। गौरतलब है कि हाल में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया भर से आए विदेशी मेहमानों ने भी जाना कि डिजिटल लेन देन में भारत बहुत तरक्की कर चुका है। G20 के आयोजन स्थल भारत मंडपम में लगाए गए शिल्प बाजार में जो सामान खरीदा उसका पेमेंट यूपीआई के माध्यम से किया गया। I am very excited to be using UPI and my digital wallet to be paying for the bangles that have been created here by this artisanal artist. The process is seamless, it's quick, it's easy. Being able to purchase the products with the app has been really easy and efficient because I don't have to keep pulling out my wallet to find cash. ग्लोबल डेटा रिसर्च के अनुसार साल 2017 में लेन देन की कुल मात्रा में नगद की हिस्सेदारी 90% थी, जो अब घटकर 60% से भी कम रह गई है। वर्ष 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद होने के 6 महीने के भीतर यूपीआई पर कुल लेन देन की मात्रा 2.9 मिलियन से बढ़कर 72 मिलियन हो गई। वर्ष 2017 के अंत तक यूपीआई लेन देन पिछले वर्ष की तुलना में 900% बढ़ गया और तब से इसने अपने विकास की गति को जारी रखे हुआ है। यूपीआई सिस्टम के शानदार अनुभव को देखते हुए सिंगापुर, भूटान जैसे अन्य देश भी इसे अपना रहे हैं। जिस तेजी से यूपीआई जनता के बीच लोकप्रिय हो रहा है, उससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत के लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचे को हासिल करने में गेम चेंजर साबित होगा। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चीन के हांगझू में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पैरा एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार 111 पदक जीते हैं, जिसमें 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत और 51 कांस्य पदक शामिल हैं। ये पहली बार है जब भारत ने इन खेलों में 100 पदक जीतने का आंकड़ा पार किया है। चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने इतिहास रच दिया है।
भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने इन खेलों में 100 से अधिक पदक जीतने का आंकड़ा पार कर लिया। ये पहली बार है जब पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 100 का आंकड़ा छुआ है। भारत को इन खेलों में 100वां पदक दिलीप महादू गावित ने दिलाया। गावित ने पुरुषों की 400 मीटर T47 स्पर्धा में देश को स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में इतिहास रचने वाले दल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि एशियाई पैरा खेलों में 100 पदक ये अपूर्व आनंद का क्षण है। ये सफलता हमारे एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। ये शानदार उपलब्धि हमारे दिलों को अत्यधिक गर्व से भर देती है। मैं अपने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और उनके साथ ये उपलब्धि हासिल करने वाली संपूर्ण टीम के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा और आभार व्यक्त करता हूँ। ये सफलताएं हम सभी को प्रेरित करती हैं और याद दिलाती हैं कि हमारे युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई पैरा खेलों में भारतीय दल के 100 से अधिक पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। फिर हुई मेडल्स की बौछार, अब की बार पैरा में भी 100 पार। तो जब मैंने 100 पार का नारा दिया था एशियन गेम्स के लिए तो सबने कहा था कैसे होगा, 70 मेडल नहीं आए थे पिछली बार। और देखिए पिछली बार एशियन गेम्स में 70 मेडल थे और पैरा गेम्स में 72 थे और अब की बार 50% ज़्यादा मेडल हमने जीते हैं, यानी कि दोनों में ही 100 पार किया है। ये मोदी सरकार की नीतियां हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान, टॉप्स जैसी योजनाएं चलाई और साथ ही साथ खेलों का बजट लगभग 3 गुना ज़्यादा किया, तो इससे हमें भी बल मिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए। एशियाई खेलों के मौजूदा संस्करण में भारतीय दल ने 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत और 51 कांस्य पदक सहित कुल 111 पदक जीतकर नया कीर्तिमान बना दिया। इससे पहले साल 2018 में जकार्ता में आयोजित हुए पैरा एशियन गेम्स में भारतीय दल ने 72 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत और 33 कांस्य पदक शामिल थे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रनों से हरा दिया। रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीत के लिए मिले 389 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन छक्का नहीं लगा सके और ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से मैच अपने नाम किया। ये ऑस्ट्रेलिया की चौथी जीत है, जबकि न्यूजीलैंड की दूसरी हार है। दोनों टीमें 6 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में नीदरलैंड की टीम ने बांग्लादेश को 87 रनों से हरा दिया। टूर्नामेंट में नीदरलैंड की ये दूसरी जीत है। इससे पहले इस टीम ने साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को पटखनी दी थी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए मैच में नीदरलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 229 रनों का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में बांग्लादेशी टीम सिर्फ 142 रन बनाकर सिमट गई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।